नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले सेशन में हमने यूपी टेट के सिलेबस में वर्ण विचार में स्वरों को पढ़ा था। अब इस सेशन में हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वो सारे व्यंजन ही होते हैं। हल प्रत्याहार में हाया वर्ड से लेकर के और हल तक, है वर्ड के हा से लेकर के हल के ला तक हल प्रत्याहार बनता है, जिसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं और उस पर हम गहन चर्चा करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन सवाल किसे कहते हैं? अन्वग भवति व्यंजनम इति। ये पाणिनि शिक्षा का सूत्र है। अन्वग भवति व्यंजनम इति माने व्यंजन वर्ण वे हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जो वर्ण बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकें, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यंजन वह वर्ण है जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकें, अर्थात व्यंजनों का अपना स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, या उनका जैसे क, जब का बोलेंगे तो का में आ लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, आधा का धन आ बराबर बनता है का, आधा खा धन आ बराबर बनता है ख, आधा गा धन आ बराबर बनता है गा। यदि हम इनमें स्वर आ को निकाल दें तो इनका उच्चारण दुर्लभ हो जाता है। हम इनका उच्चारण आसानी से नहीं कर सकते। इत्यादि वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। आगे आएगा व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजनों के प्रकार में पढ़ेंगे। व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक चौथी प्रकार का भी व्यंजन हमारे सामने मिलता है, वह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने 2 संयुक्त व्यंजन को अभी हम आगे पढ़ाएंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो कादयो मावसाना स्पर्शः, कादयो मावसाना स्पर्शः पाणिनि शिक्षा का सूत्र है। यानी का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कादयो माने का आदि में है जिसके, माँ अवसान माने माँ जिसका अंतिम वर्ण है। क्या है? का आदि का और माँ जिसका अंतिम वर्ण है, ऐसे सारे वर्णों का समूह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों भागों का स्पर्श होता है, जैसे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण कहाँ से? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे का, खा, गा या चा, छा, तो जहाँ पर हमारी वायु आके टकराती है वो एक उसका स्थान विशेष है। जैसे हम का बोलते हैं तो जब वायु नीचे अंदर से आती है, हमारे उर प्रदेश से, हृदय से जब वायु चलती है तो आगे कंठ में टकराती है, तो का बोलने पे हम कंठ पे जोर पड़ता है, इसलिए उसका स्थान कंठ हो जाता है। तो इस प्रकार से 25 व्यंजन जो होते हैं उनका अपना अपना उच्चारण स्थान है। वो आगे अभी हम कक्षा जब कंटिन्यू करते रहेंगे इसमें आएगा। वर्णों के वर्ग। वर्णों के वर्ग में स्पर्श व्यंजनों को 5 के वर्णों के समूह में बांटा गया है, जिनको वर्ग कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण हैं। इन वर्णों के समूह को का वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से अपने 5 के
वर्ग बनाए गए हैं, वर्णों का वर्ग बनाया गया है, उसका पहले अक्षर से उसके वर्ग का नाम रखा गया है। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों किसका उच्चारण किस स्थान से होता है ये बताया जाएगा। का वर्ग, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में क ख ग घ ङ, इसका अकुह विसर्जनीय कंठ्या। अकुह विसर्जन, ये ट्रिक कह सकते हो, सूत्र है वैसे तो, ट्रिक भी कह सकते हो। अकुह, अ कु माने का वर्ग पूरा, अ कु माने का वर्ग, और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कहाँ से? अकुह विसर्जनीय कंठ है। आ का, कु माने का वर्ग पूरा, का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का खा गा घा ङ, हा तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार से चा वर्ग में चा छा जा झा या 5 वर्ण, और इसका इचु यशास तालव्याह, इचु यशास, ई चू माने चा छा जा झा या, और श तालव्यशा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, आगे चलते हैं। टा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, इसका उच्चारण स्थान ऋतुरषा मूर्धन्याः। री टू में टा वर्ग माने टा ठा डा ढा णा, और श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा माने सर होता है। जब हम इसको बोलेंगे तो टा ठा डा ढा, इस प्रकार से जीभ हमारी मूर्धा में लगेगी जा करके। ठीक है, ता वर्ग, इसी प्रकार ता वर्ग है। ता वर्ग में लिर्तु लथा नाम दंत्याः, क्या है? लिर्तु लथा नाम दंत्याः। ता था दा धा ना, तू लिरी, और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। ये दांत से बोले जाते हैं। जब तक इनमें जीभ हमारी दांतों से टकराती है, वायु और जीभ सहित दांतों में टकराती है, तब जाकर हम उनको सा ता था दा धा बोल पाते हैं। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ये दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। आगे चलते हैं। पा वर्ग, पा वर्ग में पा फा बा भा मा, इसका सूत्र है उपपद्मानीया औष्ठ्या। उपपद्मानीया औष्ठ्या ने उ, पु माने पूरा पा वर्ग, और उपदमानीय, उपदमानीय होता है पा, और पा के आगे आधे आधे विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये उपदमानीय कहा जाता है, या योगबाहों में आता है। एक जीवामूलीय होता है, जीवामूलीय में इसी प्रकार से का होता है, और का के पहले इस तरीके से होता है। ये जीवामूलीय है, आधा विसर्ग ऐसा होता है। तो जीवामूलीय और ये दोनों, इसका कंठ होगा, इसका ओष्ठ होगा, इसका ओष्ठ होगा। ठीक है, तो पा वर्ग में उपदमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यदि ग या ण न म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान अपने वर्ग का उच्चारण स्थान के साथ साथ अनुनासिक भी होता है। अनुनासिक किसे कहते हैं? सवाल उठेगा। अनुनासिक होता है मुख नासिका वचनों, अनुनासिका का सूत्र है, आगे आएगा। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञा कहे जाते हैं। उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है, मुख और नासिका दोनों को मिला के बोले जाते हैं, ङ या ण न म, इस प्रकार से। ठीक है, आगे चलते हैं। उदित वर्ण, उदित वर्ण क्या है? उदित वर्ण, उदित कु चु टु टु पु, एते उदिता। हाँ, इन्हीं 5 वर्गों का दूसरा नाम कु चु टु तु पु भी है। इनमें उ जो है, कु में का में जो उ है, कु, इनकी इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन्हें उदित कहा जाता है। उदित माने उ जिसका इत गया हो। इत माने होता है इसकी उपदेश है जन्नासिक, इत से संज्ञा हो जाएगी, तो इनकी इस संज्ञा, इत क्या होता है? जिसकी संज्ञा कही जाती है उसका लोप हो जाता है। तो कु का, भाई कु है, कु में इस संज्ञा कु के उ की हो जाएगी, तो बचेगा क। अब इसमें कोई भी स्वर मिला लो, मान लो आ मिला दिया, तो बनेगा का। ठीक, तो उदित वर्ण कहे जाते हैं। उदित वर्ण का क्या है? कु चु टु तु पु एते उदिता। कु चु टु तु पु माने का, कु का माने का वर्ग, चू का माने चा वर्ग, टू का माने
टावर्ग, तू का माने तावर्ग, पू का माने पावर्ग। ये सब कैसे हैं? उदित कहे जाते हैं। उ इनका इत गया है, इत संज्ञा हो जाती है ऊ की, आधा बच जाता है, फिर कोई भी स्वर मिलाएंगे तो उसमें वो उसका उद्रूप धारण करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण यणो अंतस्था। यण एक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में या हयवट के सूत्र में आता है, हयवरट रण यहाँ तक आता है, तो या व र ला, इन वर्णों का अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। ऊष्म वर्ण में शलव ऊष्माणो, शलह ऊष्माणः। तो पाणि शिक्षा का ये भी है, यणो अंतस्थ, ये भी पाणि शिक्षा से कह सकते हो। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले श श स ह ये वर्ण ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे प्रकार संयुक्त व्यंजन। अभी बात आई थी कि चौथे प्रकार के व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं, दो व्यंजनों के मेल से। जैसे आधा का, आधा शा, धन आ बराबर बनता हैक्षा, देखो कक्ष। कुछ लोग छा बोलते हैं इसको, ये छा नहीं है, क्या है? क्ष,क्षा। ऐसे ता, आधा रा, धन आ बराबर है त्रा, क्या है? त्रा। क्षत्रिय मेंक्षा भी है, त्रा भी है, दोनों क्षत्रिय, दोनों संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, क्षत्रिय जब लिखेंगे तो क्षत्रिय ऐसे लिखेंगे, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी संयुक्त व्यंजन है और ये भी संयुक्त व्यंजन है, दोनों संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ज। अब आधा जा, धन आधा या, क्या है? आधा जा, धन आधा या, धन आ बराबर बनता है ज्या, क्या बनता है? ज्या। और लोग उसको ज्ञा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ज्ञा। आधा गा नहीं है इसमें, आधा जा है, क्या है? आधा जा या आ मतलब बनता है ज्या। ठीक है, फिर आधा शा, आधा शा, आधा रा और आ बनकर बनता है श्रा। परिश्रम में श्रा जो लगता है वो श्रा बनता है। ठीक, इस प्रकार संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहा जाता है? ना योग, ना योग, अयोग। वाह माने कहना, जिनका योग नहीं हुआ है, अर्थात वर्णमाला में पढ़े जाने के अतिरिक्त, माने वर्णमाला में जो नहीं पढ़े गए हैं, जो वर्णमाला में नहीं कहे गए हैं, नहीं कहा गया है, जिनको वाह माने कहना। योग माने, अयोग माने नहीं जोड़ा गया है, वर्णमाला में जिसको नहीं जोड़ा गया है। 8 वर्ण और हैं। अयोगवाह 8 होते हैं, इनका योग किसी भी वर्ण के साथ बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। जैसे आ के साथ में विसर्ग लग गया, आह बन गया, आ के साथ में आह बन गया, का के साथ में विसर्ग लग गया तो कहा बन गया। इसी प्रकार जीवामूलीय और उपध्मानीय होते हैं। ये उपध्मानीय, जीवामूलीय ये जीवामूलीय है, का के साथ में आ लगने के कह बन जाता है, जीवामूली बन जाता है, ये उपध्मानीय है। ठीक, और क ख ग घ आदि के पश्चात किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण हों तो ये यम कहलाते हैं। यमों को भी अयोगवाहों के अंतर्गत गिना जाता है। इस प्रकार से 4 ऊपर के अनुनासिक, विसर्ग, उपध्मानीय और जीवामूलीय। क्या क्या? ये यहाँ आह नहीं है, यहाँ इस प्रकार से होना चाहिए था, ये अंग, अंग, और ये दीर्घ आ नहीं होगा, ह्रस्व काम करेगा ऐसे, इस तरीके से ये आह, अंग, आह, कह, पहा, इस तरीके से। ठीक है, तो अंग माने उसको बोलते हैं, अभी आगे दिखाते हैं। ये क्या? विसर्जनीय, जो अभी 8 अयोगवाहों में अनुस्वार है, पहले विसर्ग है, फिर जीवामूलीय है, उपध्मानीय है, दोनों का एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जीवामूलीय का के साथ में लगेगा और ये पा के साथ में लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से अनुस्वार है। ये 4 अयोगवाह कहे गए हैं, लेकिन जो 4 यम हैं, जैसे ये ह्रस्व है, इसको दीर्घ कहा गया है, ये अनुनासिक चिन्ह, और ये दुष्पृष्ट व्यंजन इसको कहते हैं। वैसे तो इनको अयोगवाह 4 यम हैं, इन 4 को 8, दोनों को मिलाकर के 8 क्या बनते हैं? 8 अयोगवाह। ये 8 को अयोगवाह कहा गया है। ये 8 जो अयोगवाह हैं ये वर्णमाला में नहीं मिलते हैं, इसलिए अयोगवाह। अयोग, आ माने नहीं,
योग माने योग, जिसका योग नहीं कहा गया है वह माने कहना है, जिसका योग नहीं किया गया है या नहीं कहा गया है जो कहाँ वर्णमाला में, वो है अयोगवाह। तो वही बात है कि वर्णमाला में पढ़े जाने के अतिरिक्त 8 वर्ण और हैं, 8 वर्ण और हैं, 8 वर्ण वही अयोगवाह हैं। 4 वही अनुस्वार, विसर्ग, ज्वामूली, पद्मानीय, औदद, ह्रस्व, दीर्घ और अनुनासिक और यम, ये 4 यम हैं इस प्रकार के। ये आगे चलते हैं। कुल वर्णों की संख्या क्या है, किस प्रकार से कुल वर्ण बनाए गए हैं, वो कुल वर्णों की संख्या देखो, ये नहीं। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 63 अथवा 64 वर्णों को निम्नलिखित माना गया है। यहाँ 21 स्वर हैं, 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 8 अयोगवाह और 1 दुष्पृष्ठ व्यंजन। जो अभी दिखाया था इस प्रकार से जो बना हुआ था ऐसे, वो दुष्पृष्ठ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो देखो 25 और 21, 25 और 4, 21 और 4 25, 25 50 और 4 54 और 8 62 और 1 63, कितने 63। और कहीं कहीं 64 भी होते हैं, क्योंकि स्वरों को 21 अथवा 22 भी कहा जाता है, कहीं कहीं 21 अथवा 22, तो 64। ये शंभु के मत में, अर्थात पाणिनि अर्थात शिव के मत में कितने 63 अथवा 64 वर्ण हुए। आपका पाठ, अच्छा कार, अभी कार तथा इफ प्रत्यय, कार तथा इफ प्रत्यय क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। कार, वर्णात् कारः, वर्ण से कार प्रत्यय लगता है, प्रत्येक वर्ण से। जैसे चा से कार प्रत्यय लगाने पर बनेगा चकार, क्या बनेगा चकार। ठीक, संस्कृत व्याकरण में वर्णों से कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे का, जैसे ये नहीं, का धन कार ककार, ख धन कार खकार, गा धन कार गकार आदि में। पर रा में इफ प्रत्यय लगता है, रा में कार प्रत्यय नहीं लगता है, समझ लीजिए। रा में दो रा वर्ण होता है, रा में कार प्रत्यय नहीं लगेगा, क्या लगेगा इफ प्रत्यय लगेगा, तो इसमें गुण होकर बनेगा रेफ, क्या बनेगा रेफ। जैसे हम का को बोलेंगे ककार, खखा, जकार, टकार, तकार, पकार, मकार, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन रेफ को, रा को राकार नहीं बोलेंगे, रा को रेफ बोलेंगे, क्योंकि रा से इफ प्रत्यय होता है, तो इसलिए रेफ लगाकर ये रेफ कहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से वर्णमाला का संपूर्ण अध्ययन किया हमने 2 सेशनों में। एक सेशन में संपूर्ण स्वरों को पढ़ा गया, इस सेशन में हमने संपूर्ण व्यंजनों को पढ़ा है। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर भी अब किसी को कोई डाउट है वर्णमाला में तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने का। धन्यवाद।